जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं सुबह 8 बजे वाली क्लास में, जिसमें आपके हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या के साथ मैं डिस्कस करता हूं। दोस्तों आज आपका 18वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले 17 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं, वो प्लेलिस्ट में सेव है। अगर आप देखना चाहते हैं तो हिंदी फॉर यूपीपी, यूपी ट्रिपल एस एंड अदर एग्जाम्स की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चंस मैं लेकर आता हूँ दोस्तों, या तो ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में, या फिर ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और विस्तृत व्याख्या के साथ। तो आइए आज का हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं जो अभ्यर्थी एग्जाम में छोड़ देते हैं। अंगा है ये का उच्चारण स्थान क्या होगा। दोस्तों ये पांचवा शब्द जो होता है किसी भी वर्ण का, जैसे का खा गा घा लेकर अंगा तक होता है, उसके बाद चाचा जाजा से लेकर इया तक होता है, टाठा डाढ़ा से लेकर अणा तक होता है। तो इस तरह के जो पंचम अक्षर होते हैं उनका उच्चारण स्थान क्या होता है। तो आपको बता दें दोस्तों, ये जो होते हैं इनके जो पांचवा शब्द जो वर्ण जो होता है, ये नासिक का उच्चारण स्थान का जो होता है वो नासिक के होता है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बिल्कुल सी ऑप्शन। तो उन पांचों वर्णों का जो नासिक हो, तो ये नासिक के व्यंजन कहलाते हैं और इनके उच्चारण में हवा नाक से निकलती है, और शब्द का अंतिम वर्ण जिस वर्ग का होता है उससे पहले उसी वर्ग का पंचमा अक्षर प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए अंगा, इया, अड़ा, ना, ये सारे क्या हैं, नासिक के हैं। ठीक, चार गज मलमल में कौन सा विशेषण है। चार गज मलमल, चार गज मलमल में चार ऑप्शन दिए हैं, परिमाण बोधक, गुणवाचक, संख्यावाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण। इनमें से कौन सा विशेषण है। तो 32 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, परिमाण बोधक, क्योंकि इसमें चार गज की बात हो रही है। ठीक है, तो निश्चित परिमाण बोधक होगा, क्योंकि इसमें चार गज पूरा एकदम एग्जैक्ट चीज़ बात हुई है। या किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध कराता है, जैसे शेर भर दूध, 2 गज खादी, 4 हाथ जगह आदि। इस टाइप के जो होते हैं वो परिमाण बोधक विशेषण के उदाहरण हैं। समास का विलोम क्या होता है। समास का जो विलोम शब्द होगा, देखिए समास का जो विलोम शब्द है वो है व्यास। ठीक है, समास का मतलब होता है संक्षिप्त करना, और व्यास का मतलब होता है व्याख्या करना। ठीक है, तो संक्षिप्त का उल्टा व्याख्या ही होगा। ठीक है, और समस्या का समाधान, साहसिक का असाहसिक। ठीक, ये चीज़ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शून्य का तत्सम शब्द क्या है, या शून्य का तत्सम रूप क्या है। शून्य एक तत्सम शब्द नहीं है, और इसका जो तत्सम शब्द होगा वो 34 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शून्य। तत्सम जो इसका होगा वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, 35 देखेंगे। 35 में क्या कह रहा है, 35 में कह रहा है आँख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है। दोस्तों ये मुहावरा, अच्छा ये आपका एक प्रैक्टिस सेट है, इसलिए हर टॉपिक से आपसे क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, और आज आपका ये 18वां प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों इसी तरह प्रैक्टिस सेट मैं डेली लेकर आता हूँ, जो कि हिंदी के हर एग्ज़ाम में, जो एग्ज़ाम में हिंदी आती है उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो टीचर भर्ती से संबंधित हो या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी आती है। आँख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है। 35 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा अप्रिय लगना, ऑप्शन नंबर सी। 35 का आँख की किरकिरी होने का मुहावरा होता है अप्रिय लगना। अंग्रेज शासकों के लिए गांधी जी आँख की किरकिरी थे। ठीक है, ये एक वाक्य हो गया इसके लिए। ठीक, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। देखिए दोस्तों, प्रत्यय होता है और उपसर्ग होता है। प्रत्यय का मतलब होता है किसी शब्द के पीछे जो लगते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं, और जो किसी शब्द के आगे लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक, इसमें पूछ रहा आपसे कि प्रत्यय क्या है, तो घुमक्कड़ यानी कि अंत में लगने वाला जो शब्द है, जो 36 का जो सही ऑप्शन होगा। देखिए दोस्तों, घुमक्कड़ में जो अक्कड़ है ये प्रत्यय प्रयोग हुआ है। ठीक है, अक्कड़ जो कृत प्रत्यय है, ये कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में प्रयोग होते हैं, और कृत प्रत्यय से बने इन शब्दों को कृदंत कहते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, और ये कृदंत शब्द है। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। ये एक हिंदी से संबंध है, और इनका जो पूछा गया है कि 37 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका वैशाली। वैशाली में 599 ईसा पूर्व की ये इनकी पैदाइश हुई थी। 500 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। ये जैन धर्म के थे, 24वें तीर्थंकर थे, और ये 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में इनको मोक्ष प्राप्त हुआ था। ठीक है, स्वच्छंद में कौन सी संधि है। स्वच्छंद, 38 का जो सही ऑप्शन होगा, स्वच्छंद में जो
संधि की बात हो रही है, ये एक व्यंजन संधि है, ठीक है। इसमें किसी प्रकार से भी इसका जब हम संधि विग्रह करेंगे तो ये संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें किसी प्रकार से भी स्वर नहीं आने वाले। तो और सारे उदाहरण जो हैं वो स्वर के हैं, तो इसमें स्वर संधि कोई भी नहीं है, इसमें सीधा सीधा व्यंजन संधि होगा। और जो 38 में है, स्वच्छंद का संधि विच्छेद जो होगा वो हो जाएगा स्वधन छंद। तो इसमें कहीं भी कोई भी स्वर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये व्यंजन संधि है। और ना इसमें कोई विसर्ग आ रहा है, विसर्ग का मतलब दो बिंदी। तो अब इसमें यदि पहले शब्द के अंत में स्वर हो और दूसरे शब्द के शुरू में व्यंजन हो तो छ के स्थान पर आधा च और छ आ जाता है। तो इसलिए ये जैसे पदछेद कर दे, ठीक है। अगर पद धन छेद लिखा हो तो इसका मतलब हो जाएगा पदच्छेद, ठीक। इसी तरह स्वधन छंद लिखा जाएगा तो स्वच्छंद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, महात्मा, इसमें लिखा है कि महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया था तब उनकी अवस्था कितनी थी, कितने वर्ष के थे वो जब उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हो गया था। तो 39 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा 35 वर्ष। 35 वर्ष की आयु में बुद्धत्व प्राप्त किया था और वर्षों की कठोर साधना के बाद बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। देखिए दोस्तों, बोध गया में इन्हें प्राप्त हुआ था ज्ञान, बोध हुआ था, मतलब इससे ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि जहाँ बोध हुआ वो जगह बोध गया थी, ठीक है। चलिए 40 क्वेश्चन देखेंगे। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? जो श्रुति धर्म होता है इसका मतलब क्या है? तो 40 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा वैदिक धर्म, ठीक है। देखिए दोस्तों, कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कार्य क्षेत्र समझा। संस्कृति एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। तो ये किसके लिए कहा गया था? ये शंकराचार्य के लिए। और श्रुति धर्म का मतलब होता है वैदिक धर्म, ठीक। अकाल का पर्यायवाची बताना है। अकाल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अंधियारा होगा, अक्षत होगा, दुर्भिक्ष होगा या फिर अपरिहार्य होगा। तो 41 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दुर्भिक्ष, ठीक है। अकाल का जो पर्यायवाची शब्द है वो दुर्भिक्ष है। अकाल के अन्य पर्यायवाची और भी हैं, जैसे आप समझ लीजिए भूखमरी है, ठीक। भूखमरी हो गया आपका, उसके बाद दुष्काल हो गया, महंगी हो गई, तेजी हो गई, ये सारे सारे क्या हैं? ये आपके अकाल के पर्यायवाची हैं। उसके बाद अंधियारा की अगर बात करते हैं तो अंधियारा का अंधकार है, तम है, तिमिर है, तमस है। अक्षत की बात करें, अक्षत का जो पर्यायवाची होगा ये चावल होगा, तंदुल होगा, आखत होगा, अभंग होगा। अगर अपरिहार्य की बात करते हैं तो अनिवार्य होगा, अवर्जनीय होगा, आवश्यक होगा। ये सब किसके हैं? अपरिहार्य के, ठीक। उसी तरह आपका दुर्भिक्ष का क्या होगा? अकाल होगा, दुष्काल होगा, भूखमरी होगा, ये सब होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य का उदाहरण है, या फिर निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है? तो 42 का जो सही ऑप्शन होगा, देखिए मिश्र वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य है होता है और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे एक तो इसमें प्रधान होगा, ठीक है, उसके बाद उस पर आश्रित होंगे। चलिए नीचे देखते हैं, क्या अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं? ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं? नहीं, इसमें कोई किसी पर आधारित नहीं है। छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं। ये जो पहला पद होगा ये प्रधान होना चाहिए, जबकि इसमें ये प्रधान हो रहा है, ठीक। अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, हाँ। अध्यापक देख रहा है इसलिए छात्र पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पहला जो पद है ये प्रधान है और ये इस पर आश्रित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 42 का, ठीक। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, मतलब कि जिसके आने की या फिर जो होने की पूर्व से कोई आशा ना हो, अगर वो हो जाए के लिए एक शब्द क्या होगा? 43 का जो सही ऑप्शन होगा, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द जो होगा वो अप्रत्याशित होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं अपरिमेय का मतलब क्या होता है? जिसकी नाप तौल ना हो सके, ठीक है। अपरिमेय कभी भी अपनी संख्याओं से पूरी तरह से विभाज्य नहीं होता। प्रत्याशा क्या होता है? देखिए प्रत्याशा का मतलब होता है किसी चीज़ की बेचैनी से प्रतीक्षा करना ही प्रत्याशा कहलाता है, ठीक। अगर आप किसी चीज़ की बहुत बेचैनी से प्रतीक्षा कर रहे हैं तो फिर वो क्या होगी? वो प्रत्याशा होगी। अनाहूत का मतलब होता है जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया नहीं जाता वो अनाहूत होता है, ठीक है। और जो बिन बताया जाए वो अतिथि होता है, ठीक है। मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में वाच्य बताइए।
वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्ता पर आधारित कर्तृवाच्य होता है, कर्म पर आधारित कर्मवाच्य होता है और भाव पर आधारित भाववाच्य होता है। 3 प्रकार के होते हैं। तो मुझसे उठा नहीं गया, 44 का जो सही ऑप्शन होगा ये होगा आपका भाववाच्य। ठीक है, देखिए भाववाच्य में ना तो कर्ता की प्रधानता होती है और ना ही कर्म की, केवल भाव प्रधान होता है। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रिया में होता है। ठीक है, इसमें एक अकर्मक क्रिया होती है। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद बताइए। अब देखिए दोस्तों, संधियां आपकी 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इन तीनों में से जो एक संधि होगी 45 में, ये हो जाएगा आपका विसर्ग संधि। अगर ये विसर्ग संधि का उदाहरण है तो जिसमें भी विसर्ग आया हुआ है वही आपका सही ऑप्शन होगा। तो निधन कपट आपका निष्कपट हो जाएगा। ठीक, और ये जो इसके बारे में आपको मैं विस्तृत तरीके से पढ़ाऊंगा जब मैं टॉपिक आपके शुरू करूंगा। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही हो दोस्तों तो इसको लाइक कर दीजिएगा। डेली सुबह 8 बजे ये क्लास होती है, आप लोग ज़रूर से ज़रूर इसको अटेंड करें। आज आपका 18वां प्रैक्टिस सेट है, कल 19वां होगा, फिर 20वां होगा। उसके बाद आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा। 46 का जो देखेंगे, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने के लिए किया जाता है? तो ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें आपको बताने हैं। तो 46 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। मॉरिशस में सभी सरकारी कार्य अंग्रेजी में होते हैं। आपको बता दें कि मॉरिशस में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने के लिए किया जाता है, जबकि मॉरिशस की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और सभी कार्यकाज वहाँ जो काम होते हैं वो अंग्रेजी में ही होते हैं, लेकिन वहाँ बोलने और लिखने के लिए हिंदी का प्रयोग किया जाता है। ठीक, सूरसागर किस भाषा की रचना है? सूरसागर के बारे में बताना है कि किस भाषा की रचना है। तो सूरसागर जो है 47 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपकी ब्रज भाषा की रचना है। और ब्रज भाषा एक पश्चिमी हिंदी इसके अंतर्गत। देखिए अगर इसकी पूरी वैसे देखते हैं तो देखिए सूरसागर जो है सूरदास द्वारा ब्रज भाषा में रचित कीर्तनों एवं पदों का संकलन है। और सूरसागर में लगभग 1 लाख पद माने जाते हैं, किंतु अब तक कुल 5000 पद ही प्राप्त हुए हैं। ठीक, वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसकी लिखी है? 48 का जो सही ऑप्शन होगा ये होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसमें देखेंगे वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसकी लिखी है, तो ये है सुभद्रा कुमारी चौहान। और ये एक वीर रस प्रधान रचना है। ठीक है, और सुभद्रा कुमारी चौहान की एक और बहुत ही प्रसिद्ध कविता है झांसी की रानी। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान का, और ये भी इन्हीं की रचना है। ठीक, आगे बढ़ेंगे 49 देखेंगे। 49 कह रहा है क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण होगा आपका 49 का जो सही ऑप्शन होगा ये आपका एक गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, आकार, दशा, काल, स्थान आदि का बोध करते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो वैसे विशेषण 4 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन था? 49, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 50 देखेंगे। अच्छा, 50 में बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आ गया है आपका, चौराहा शब्द में समास बताना है। तो 50 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आपको मैंने बताया था पिछली क्लासेस में, मैं आपको बताते आया हूँ कि जैसे चौराहा लिखा हुआ है, चौमासा लिखा हो या फिर सप्तऋषि लिखा हो, इन सभी में अगर आप देखें जो पहला शब्द होता है ना तो ये एक संख्यावाचक होता है। सप्त 7, चौ का मतलब 4, चौराहा का मतलब 4 रास्ते। तो ये सारे के सारे ऐसे में द्विगु समास के उदाहरण होते हैं। ठीक, इसके साथ साथ आपको बता दें कि जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, चलिए अगर इन सब की बात कर लें, द्वंद्व समास योजक चिन्ह के साथ जो आते हैं, जैसे माता पिता, अगर माता पिता के बीच में देखिए कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? योजक चिन्ह। तो ये सारे के सारे ऐसे जो भी होते हैं वो क्या होते हैं? द्वंद्व समास। अव्ययी भाव की जो शुरुआती पहचान होती है, यथा से अगर कोई शब्द शुरू हो, बड़ा आ से कोई शब्द शुरू हो, पर, भर, प्रति, ये सभी जो ऐसे शब्द जिनके शुरू में ये सब लगे हों वो सभी अव्ययी भाव होते हैं।
कर्मधारय का मतलब होता है कि ये किसी की विशेषता बताता है। ठीक है। निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या है? श्रुतलेख, सुलेख, श्रुतवर्तनी, आशु भाषा। तो 51 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपकी आशु भाषण। ये है मौखिक अभिव्यक्ति का रूप। जो भाषण दिए जाते हैं वही आपका मौखिक अभिव्यक्ति है। बाकी सारे सारे क्या है, ये आपके लेखन से संबंधित है। तो 51 में देखिए, किसी विषय पर बिना तैयारी के स्वाभाविक रूप से बोलना तथा तर्कों द्वारा अपनी बात को सिद्ध करना आशु भाषण कहलाता है। आशु भाषण मौखिक अभिव्यक्ति का ही एक रूप है। आशु भाषण के बारे में आप समझ गए होंगे, बिना किसी तैयारी के अपने तर्कों को उदाहरण सहित प्रदर्शित करने को ही कहा जाता है। हिंदी भाषा की बोलियाँ कितनी हैं? 52। हिंदी भाषा में कितनी बोलियाँ हैं? तो हिंदी भाषा में टोटल 18 बोलियाँ हैं। आपको बता दें कि इसमें 5 उपभाषाएं भी हैं। ठीक है, 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? चलिए देखिए, पहला है आपकी पश्चिमी हिंदी। ठीक, दूसरा है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में आपकी छत्तीसगढ़ी टाइप की हिंदी आती है। तीसरा है आपका पश्चिमी में ब्रज भाषा वगैरह आती है, राजस्थानी। और चौथा है पहाड़ी। और पांचवा है आपका बिहारी। ठीक, तो ये 5 आपकी उपभाषाएं हो गई। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय बताइए। देखिए, मूल शब्द क्या होगा और उसमें प्रत्यय क्या लगा हुआ है? सामाजिक। तो समाज और 53 में देखेंगे समाज और इक। अच्छा, ये भी लोग सोचेंगे, लेकिन इसमें देखिए सामाज लिखा है और समाज धन एक सामाजिक हो जाएगा। सामाज एक सामाजिक नहीं होगा, ये मतलब गलत विच्छेद हुआ है। ठीक है, जब कोई ऐसा शब्द के 2 अर्थ निकाले जाते हैं कि जिसमें एक मूल शब्द हो। सामाज कहीं लिखा आपने पढ़ा होगा, लेकिन समाज लिखा आपने पढ़ा होगा, तो जिसका कोई अर्थ निकलता है वही उसका मूल शब्द कहलाता है। तो ये समाज हो जाएगा, इसमें एक प्रत्यय लगा हुआ है तो सामाजिक हो गया। ठीक, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये बहुत बार आपके सामने आ चुका है। तो जो तद्भव पत्रिका के जो संपादक थे, देखिए आपको इससे पहले बता दें कि हिंदी का है कि ये त्रैमासिक पत्रिका है और इसके जो संपादक थे वो अखिलेश थे। ठीक है, और इसका प्रकाशन लखनऊ उत्तर प्रदेश से होता है। ठीक, 55 देखेंगे, 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लय लो जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है? 12 बरस लो कुकुर जिए, 12 साल तक कुत्ता जीता है, और अरु 13 लो जिए सियार। 55 का देखेंगे कि इसमें कह रहा है कि ये इसके जो रचयिता हैं वो जगनिक हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। और जगनिक का पूरा नाम जो था वो जगनिक राव था। इन्होंने आल्हा खंड नामक ग्रंथ की रचना भी की है, जिसे लोक में आल्हा नाम से प्रसिद्ध प्राप्त हुई। ठीक है, आल्हा जो रचना हुई थी वो भी जगनिक राव द्वारा दी गई थी। ठीक है, निम्न में किस शब्द की वर्तनी सही है? अनुग्रहित, 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 अनुग्रहित। इनमें से बस थोड़ा थोड़ा फर्क है, इसमें आपको पहचानना है कि कौन सी सही है, तो वो जो सही वाली हो गई ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अनुग्रहित होगा। इसका अर्थ ये होता है जिसे किसी का अनुग्रह प्राप्त हो या आसान मंद प्राप्त हो। ठीक है, उसे अनुग्रहित कहा जाता है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द आपको बताना है। ये भी आपकी शुद्ध वर्तनी है। 57 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा पैतृक। ठीक, पैतृक का मतलब कि पुश्तैनी जिसे कहते हैं या फिर पिता संबंधी, उसे पैतृक कहा जाता है। श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? जो श ध्वनि है इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? तो 58 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, देखिए ये आपका तालु है। ठीक है, श ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है वो तालु है। उसके बाद च वर्ग के सभी तालु व्यंजन है, तालव्य व्यंजन है। और अगर हम बात करें छोटी ई और बड़ी ई, ठीक है, ये भी आपके और या च वर्ण, च वर्ग पूरा, श और छोटी ई, बड़ी ई और या, ये सभी क्या है? तालव्य वर्ण है। तालव्य वर्ण तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाते हैं। ठीक है, चलिए 59 देखिए। 59 में कह रहा है कि अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। देखिए 59 का जो सही ऑप्शन होगा, इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो अत्यंत में होगा अति,
अंत। तो जो उपसर्ग होता है ये किसी शब्द मूल शब्द के पहले लगा होता है, तो इसका मतलब अति होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अत्यंत शब्द में अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अति उपसर्ग का अर्थ है अधिक, उस पर या ऊपर। ठीक है, चलिए आज का दोस्तों ये आपका अंतिम क्वेश्चन होगा, 30वां क्वेश्चन। ठीक, उपत्यका का अर्थ बताना है आपको दोस्तों। डेली ये क्लास होती है, 30 में 30 का टारगेट लेकर चलते हैं। ये प्रैक्टिस सेट है, अगर आपने बेहतरीन तैयारी की होगी तो आप इसको सॉल्व कर पा रहे होंगे। लेकिन आपके टॉपिक वाइज भी शुरू होंगे। आज आपका 18वां प्रैक्टिस सेट अपलोड हुआ है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। 60वां क्वेश्चन देखेंगे। उपत्यका का अर्थ होता है पर्वत के पास की भूमि। ठीक है, जो पर्वत के पास की भूमि होती है उसके क्या कहते हैं? उपत्यका। ठीक, पर्वत का शिखर को क्या कहते हैं? इसको चोटी कहते हैं। उसके बाद सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? उसे उदयाचल कहा जाता है। इसका जो होगा ये उदयाचल कहलाएगा। तो ये रही आज की बेहतरीन क्लास, जिसमें आपको उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली ऐसे ही क्लास के लिए सुबह 8 बजे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि ये नोटिफिकेशन आपको डेली मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।